नमस्कार दोस्तों, मैं राव गुप्ता फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जीएस में पढ़ रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोगों ने 3 भाग कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें जो हमने पहली कक्षा में पढ़ा था वो पढ़ा था परिचय, जो संविधान में पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरे भाग में हमने कंप्लीट किया अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स, और फिर हमने कंप्लीट किया भाग। तो जो भी मेन चीज़ें वो पढ़नी है तो भाग एक एक भाग तो कंप्लीट करेंगे, उन्हीं के अंतर्गत कंप्लीट करना है हमें अनुच्छेद। क्लियर बात। अब यहाँ पे आज जो सेशन होने वाला है पॉलिटी का, वो होने वाला है भारत का संवैधानिक विकास। कहने मतलब है जो भारत में संविधान पूरा बना, उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, तो इसके पीछे जो जो भी रीजन थे वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग आज समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि जिन्होंने पहले की वीडियोस ना देखी हो वो लोग पहले की वीडियोस देख लें और अब यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्टार्ट हो गए और मैं आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिलेट कराऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग भारत का संवैधानिक विकास में। भारत का जो संवैधानिक विकास समझने के लिए तो उसके पहले एक राजलेख हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। देखते हैं। सबसे पहले तो सबको पता है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में केवल इसी उद्देश्य से की जाती है कि ब्रिटिश के द्वारा भारत में व्यापार करना है, ना कि शासन। क्लियर बात। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उसके लिए भी जो लोग यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में आते हैं, कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो उनको भी अनुमति लेके आनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सबसे जो भारत के संवैधानिक विकास का शुरुआत होती है 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी का राजलेख ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। तो 1600 ईस्वी का राजलेख, इसमें क्या हुआ मेन चीज, ठीक है। तो बात यह थी कि भारत पूर्वी देशों की तरफ आता था और पूर्वी देशों में भारत का जो बंगाल का क्षेत्र था बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली क्षेत्र हुआ करता, क्योंकि समुद्र का किनारा था और यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हो मसाले हो गए और सामान की यातायात व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि पहले के समय में जो होता था माल या कहीं पे पहुंचाना या लाना वो समुद्री जलमार्ग द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो 1600 ईस्वी के राजलेख या चार्टर में क्या बात कही गई ये समझते हैं। तो इसमें कुछ नहीं कहा गया महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट या प्रथम के द्वारा, उसमें क्या बात कही गई, पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति। कहने मतलब है जो 1600 ईस्वी का राजलेख है उसमें केवल एक यही बात कही गई कि जो अनुमति पत्र प्रदान किया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, वो इसलिए प्रदान किया गया था कि जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो रही भारत में, उनको केवल 15 साल के लिए पूरे पूर्वी देशों के साथ, कहने वाला वहाँ भारत भी आ जाएगा, इंडोनेशिया भी आ जाएगा, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब पूर्वी देशों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें बात यही कही गई कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। तो पेपर में अगर प्रश्न आया कि कौन सा ऐसा राजलेख था जिसमें बात कही गई कि पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष की अनुमति दी जाती है, तो आप बता सकते हो 1600 ईस्वी का राजलेख। और किसने ये अनुमति दी थी, तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, ठीक है। तो जब महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ये बात अनुमति दी थी तो उस समय भारत में राजा कौन था, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 1600 में इन्होंने अनुमति दी थी, तो उस समय राजा थे अकबर। ये थी कहाँ पर, इंग्लैंड में। अकबर थे इंडिया में, मुगल के सम्राट, ठीक। इनका टाइम पीरियड चला 1556 से 1605 में, 1605 तक। क्लियर बात। तो पेपर में एक प्रश्न आता है कि महारानी एलिजाबेथ जब वहाँ पर थी भारत में कौन था समकालीन
कौन था? तो आप बता सकते हो समकालीन, महारानी एलिजाबेथ के समकालीन भारत में कौन सा शासक? तो अकबर, क्योंकि पूछा यहीं पर इसलिए जाएगा क्योंकि जब इन्होंने अनुमति पत्र प्रदान किया था पूर्व देशों के साथ 15 वर्षों के लिए, तो उस समय यहाँ पे राजा कौन था? अकबर। तो अकबर के नाम वो पत्र आया था। क्लियर है बात? तो दुर्भाग्यवश अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। अब वो पत्र लेकर आ कौन रहा था? वो पत्र लेकर आ रहा था, ये जो अनुमति पत्र प्रदान किया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, वो पत्र लेकर आ कौन रहा था? वो आ रहा था हॉकिंस। क्लियर बात? हॉकिंस, ये अंग्रेज यात्री था, हॉकिंस वो पत्र लेकर आ रहा था। तो 1605 में मृत्यु हो जाती है। तो अकबर के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था जहांगीर, और जहांगीर जब बैठता है तो 1605 से 1627 तक इसका शासन चलता है। तो सिंपल सी बात है, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अनुमति पत्र प्रदान किया तो अकबर के नाम था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से हॉकिंस जो है 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इसीलिए एक पेपर में प्रश्न आता है, सर्वप्रथम भारत आने वाला अंग्रेज कौन है? सर्वप्रथम भारत आने वाला अंग्रेज, भारत आने वाला अंग्रेज कौन सा है? तो आप बता सकते हो कौन है? हॉकिंस। क्लियर है बात? हॉकिंस के हाथ में किसके नाम से अनुमति पत्र दिया गया था? तो अकबर के नाम था, लेकिन इसकी 1605 में मृत्यु हो गई और 1609 में ये जहांगीर से मिला। तो ये किसके दरबार में सबसे पहले पहुंचा? तो आप बता सकते हो किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और यहाँ पर धीरे धीरे व्यापार चालू हो गया। व्यापार धीरे धीरे चालू हो गया और ये जो साल 15 वर्ष के लिए अनुमति दी गई थी शुरुआत में, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा ये इसलिए जोड़ना था क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है जहाँ से यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, लेकिन यहीं से पूरा संवैधानिक विकास आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा, लेकिन आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ से व्यापार स्टार्ट हो जाता है ईस्ट इंडिया ब्रिटिशों का भारत में। क्लियर है बात? अब यहीं पे बात आती है कि सन बीतता है 1757। 1757 में एक लड़ाई होती है जिसका नाम है प्लासी की लड़ाई। 1757 में एक लड़ाई होती है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। ठीक है, 1764 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर में अंग्रेजों की तरफ हेक्टर मुनरो होता है और प्लस 3 संयुक्त सेनाएं होती हैं। ठीक, तो अभी मैं इनके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा, कल बताऊंगा। तो 1757 और 1764 दो ऐसे युद्ध थे भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए गए थे। अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के कारण अंग्रेजों को लगने लगा अब भारत में हम व्यापार के साथ क्या कर सकते हैं? व्यापार के साथ साथ शासन भी कर सकते हैं। तो व्यापार के साथ साथ शासन भी कर सकते हैं। तो जब अंग्रेजों के मन में ये बात आ गई तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया? 1764 में जब बक्सर का युद्ध जीत लिया तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल, मद्रास और मुंबई की दीवानी प्राप्त कर ली गई। राजस्व की दीवानी प्राप्त कर ली गई मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के माध्यम से, और शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशनर बना दिया गया जिसमें 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में उनको दी जाएगी। क्लियर है बात? तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मद्रास, बंबई, बंगाल की राजस्व अधिकारिता आप कह सकते हो, या वहां पर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मद्रास, बंबई, बंगाल की राजस्व अधिकारिता प्राप्त हो गई, जो इन्होंने संधि पत्र के माध्यम से शाह आलम द्वितीय द्वारा प्राप्त कर लिया था। अब जब यहां से 1765 से मेन चीज स्टार्ट होती है जहां से संवैधानिक विकास धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव द्वारा अब यहां पर शासन करने को बिल्कुल प्रारूप तैयार कर लिया गया था।
अब बात आती है 1765 से धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, ज़्यादा नहीं, 1772 आया। 1772 आया और 1772 में वारेन हेस्टिंग क्या था, गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। ये पहला बंगाल का गवर्नर भी हो गया और बंगाल में इसने द्वैध शासन भी लगाया। बंगाल में इसने द्वैध शासन भी लगाया। अब द्वैध शासन क्या होता है ये भी मैं बता दूं। द्वैध शासन आप समझ में आएगा जहां पर दो काम किए जाए। क्लियर बात। तो एक काम था राजस्व वसूलना और एक काम था शासन करना, मतलब लोगों पर शासन करना, और एक टैक्स वसूलना। तो टैक्स जो करता था वो कौन वसूलता था, वो स्वयं वसूलता था। और शासन किसके द्वारा कराता था, भारतीय नवाबों के द्वारा। अब होता इसमें हुआ क्या, जब शासन भारतीय नवाब कर रहे थे और टैक्स वसूलने रॉबर्ट क्लाइव खुद जा रहा था, तो इससे ये हुआ कि जब कोई भी भारतीय अगर टैक्स देने से मना करता या कहता कि टैक्स क्यों वसूला जा रहा, तो रॉबर्ट क्लाइव ब्लेम किसके ऊपर कर देते थे, नवाब के ऊपर। क्लियर बात, नवाब के ऊपर ब्लेम कर देते थे, जिसकी वजह से भारतीयों की नज़र में भारतीय बुरे बन जाते थे। चलिए, इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 1765 के बाद बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक, अब यहां पे बात करते हैं आगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो भारतीय संविधान के विकास का जो सबसे प्रमुख शुरुआत होती है वो कहां से होती है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। क्लियर बात। ये एक्ट भारतीय संविधान के विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस एक्ट में सबसे पहले नियमित रूप से शासन की परिभाषा दी गई थी और केंद्रीकरण करने का, एक तरह से कह सकते हो केंद्रीय शासन की नींव भी इसी एक्ट के माध्यम से पड़ी। अब 1773 से समय समय पर एक्ट पारित होते रहेंगे। तो इस तरह संवैधानिक विकास दो भागों में बटा। एक बटा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, या लिख सकते हो के तहत पारित अधिनियम, के तहत पारित अधिनियम या एक्ट। ये कब तक ऐसे चलेंगे, ये चलेंगे 1773 से आप कह सकते हो 1853 तक। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा जो संवैधानिक विकास का भाग बटा, ताज शासन के अंतर्गत, ताज शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम, ताज शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम। ये कब से कब तक, 1858 से लेके 1947 तक। एक तरह से आप खुद ही देख रहे होगे, अभी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, शुरुआत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, तो उसका शासन करने का कोई औचित्य था ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन अंग्रेजों के मन में क्या था, वो धीरे धीरे समय समय पर एक्ट पारित करते रहे। किसके संदर्भ में, कंपनी के संदर्भ में। कंपनी के संदर्भ में एक्ट जब पारित करते रहे, तो इसीलिए 1773 से 1853 तक का ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित अधिनियम है। और यहाँ पर ताज शासन इसलिए लिख दिया क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण स्वामित्व किसके हाथों में चला गया, जो इंग्लैंड में जो राजा बैठा होगा उसके पूरे हाथों में चला गया। ठीक है, इसीलिए अब यहां से जितने भी एक्ट आएंगे 1858 से, वो सब किसके अंतर्गत पारित होंगे, वो सब पारित होंगे सीधा इंग्लैंड, ब्रिटिश क्राउन के तहत। क्लियर हो गई बात। तो दो भागों में बटा है, तो एक भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित अधिनियम सारे पढ़ेंगे, एक भाग पढ़ेंगे ताज शासन के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो सबसे पहला जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप समझ चुके हो
कि अगर भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है वो कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि सबसे पहला एक्ट है जो बिल्कुल नियमित रूप से था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात 1773 में क्या कही गई ये देख लेते हैं हम लोग। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें यही कही गई कि बंगाल का गवर्नर पद बन चुका था जब से रॉबर्ट क्लाइव बैठा था। पहले जो जैसे ये भारत है, ये जो बंगाल हुआ करता था, ठीक है, बंगाली मेन हुआ करता था, बंगाली मेन था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने को उद्देश्य से ही वो यहीं पर, क्योंकि हमने बता चुके ये सबसे ज्यादा समृद्धशाली क्षेत्र हुआ करता था। इतनी बात समझ में आ गई। तो बंगाली मेन था व्यापार की दृष्टि से। तो बंगाल का पहला गवर्नर तो समझ गए, रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का जो गवर्नर शब्द है, गवर्नर पद था, तो गवर्नर पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आई। सबसे पहला तो पेपर में प्रश्न यही आएगा कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल का किस अधिनियम के तहत किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नाम भी पूछ लेगा आपसे, रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में आया था? तो आप बता सकते हो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनके आपको नाम भी याद रखने हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया, बंगाल का गवर्नर का नाम बदल के क्या रख दिया गया? गवर्नर जनरल। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार मैंने बताया 1772 में गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो जब 1773 में पद बदल गया गवर्नर से गवर्नर जनरल, तो इस समय पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे? वारेन हेस्टिंग। तो अगर पेपर में शब्द आ जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गए हो। गवर्नर जनरल के साथ 4 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए, जो उनके गवर्नर जनरल की परिषद थी। परिषद एक तरह से कह सकते हो समूह, मंत्रिमंडल जिसको आज समय बोलते हैं। तो परिषद में 4 अन्य सदस्य और थे। ये तो हो गया क्या? ये हो गया गवर्नर जनरल। इनके साथ 4 अन्य सदस्य और थे। वो 4 अन्य सदस्य नाम भी पूछे जाते हैं। पहला था फिलिप फ्रांसिस, क्लियर बात, क्लूवरिंग, फिर मॉन्साल और वर्नेल। ये 4 अंग्रेज सदस्य थे जो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल की परिषद में थे। क्लियर हो गई बात? इन जो परिषद के 4 सदस्य थे, इनका कार्यकाल कितने साल का था? एक बार पेपर पूछा गया। तो कार्यकाल याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए था। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया अच्छे से। बंगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में अच्छे से आया होगा। अब 1773 का दूसरा पॉइंट देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बात सुनिए, 3 प्रेसिडेंसी जो थी भारत में उस समय मेन थी, वो कौन कौन सी थी? तो मैं बता दे रहा हूं। एक थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये थी बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी मेन आपकी उस समय हुआ करती थी। तो 17 पहले क्या हुआ करता था? सारी प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर जनरल अपने अपने प्रांत में हुआ करते थे। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और कंपनी को एक बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को सारी शक्तियां प्रदान कर दी गई, या एक तरह से कह सकते हो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही मद्रास तथा बॉम्बे या बंबई प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हो गया, बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन, बंगाल के अधीन। अब बंगाल के अधीन का मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें यह कहा गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी होगा
वो भारतीयों द्वारा रिश्वत उपहार कोई नहीं लेगा। कहने मतलब है जैसे कंपनी का कोई कर्मचारी आया, अंग्रेज यहाँ पर व्यापार कर रहा अपना, तो जैसे हम भारतीय हैं, हम अगर उसको गिफ्ट देना चाहें, रिश्वत देना चाहें तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो तीसरा पॉइंट यहां पे लिख सकते हो, भारतीयों द्वारा कर्मचारी को दिए गए उपहार, रिश्वत पर प्रतिबंध कौन से अधिनियम के तहत? यह बात कही गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का है। इस प्रकार 3 पॉइंट हमारे अच्छे से तैयार हो गए। अब बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर के पॉइंट की। ठीक है, तो 1773 का अधिनियम का इंपॉर्टेंट चीज मैं उतना ही बताऊंगा जितने पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कह सकते हो, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम को सुप्रीम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश, एक तरह से कह सकते हो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस कौन बने? वो बने सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे। बंगाल में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई सबसे पहले, उसके कौन बने मुख्य न्यायाधीश? सर एलिजाह इम्पे। इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश बने। वो 3 अन्य न्यायाधीश कौन से थे? चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टियर। तो ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार आपको ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना समझ में आ गई। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं आगे, जो यहां पे अंतिम पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट। तो 5 नंबर पॉइंट देखते क्या है, वो है, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है बात? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक तरह से कह सकते हो संचालक मंडल। संचालक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के संदर्भ में यह पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, संचालक मंडल, इनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कोई भी सैन्य गतिविधि, राजस्व से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी किसको देना? सीधा ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पहुंचाना। यह काम किसका था? संचालक मंडल का, एक तरह से कह सकते हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। तो यह तो शुरू से ही चला आ रहा था पद संचालक मंडल का। इसमें क्या किया था कि यहां पर कार्यकाल जो इनके सदस्यों का था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक, केवल ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, तो इस प्रकार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारा समाप्त हो जाता है। अब बात आती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए। देखिए 1773 उसके बाद पढ़ने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें कुछ ना कुछ कमी थी। तो कमियों को दूर करने के लिए जो अगला एक्ट आया वो कौन सा आया? वो आया 1781 का एक्ट, जिसको कहते हैं संशोधात्मक अधिनियम, या यहीं पर नाम आप इसको दे सकते हो अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट ये केवल नाम पूछता है कि किस अधिनियम को संशोधात्मक अधिनियम कहते हैं और किस अधिनियम को अमेंडिंग एक्ट। संशोधात्मक का इंग्लिश में नाम ही अमेंडिंग है। ये हमने क्यों बताया? तो अमेंडिंग और संशोधात्मक आपको पता है, हमने संशोधन शब्द पहले ही परिभाषित किया था। क्या परिभाषित किया गया था? कि संविधान में किसी भी चीज को हटाना या जोड़ना, ठीक है, क्या कहलाता? संशोधन। तो इसी प्रकार 1773 के एक्ट में कुछ जो कमियां रह गई उनको दूर करने के लिए जो एक्ट लाया गया उसको
नाम दिया गया 1781 का संशोधनात्मक एक्ट। और इस एक्ट में ज़्यादा कुछ खास बताया नहीं गया, केवल जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उसी के अधिकार क्षेत्र को क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। बंबई और मद्रास के हिस्से में भी इसकी पहुंच बनाई गई थी, बस, और इसमें कुछ नहीं था। तो इसका केवल आपको नाम याद रखना। तो दो एक्ट हमने अच्छे से बता दिए, 1773 और 1781। अब बात करते हैं अगले राजलेख की ओर, ठीक है। चलिए, इतना उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। तो हमें क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है पूरा हम लोग, और एक साइड में कॉपी में, एक साइड में आपको क्या काम करना है मैं बता रहा हूं। बीच में आप लिखोगे, साइड में एक लाइन इधर खींच देनी है, साइड में एक लाइन इधर खींच देनी है। इससे फायदा मिलेगा, जो कीवर्ड मिलेंगे वो नोट डाउन करते। जैसे हमें 2 पॉइंट यहां पर मिले, एक मिला बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब यहीं पर आ जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, आपने देख लिया। तो गवर्नर जनरल पहला कौन है, वो है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का। क्लियर हो गई बात। तो ये 2 पॉइंट इधर की पॉइंट हमें मिल गए। और की पॉइंट हमें क्या मिले, अभी यहीं पे जैसे आता नहीं, तुम लोग कंफ्यूज रहते हो सर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वायसराय कौन, सब कुछ, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये वाला पद कौन से अधिनियम से आया, 1773 से। अब यहीं पे एक्ट भी आपको याद होते रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने कौन कौन से एक्ट पढ़ लिए, देखिए 1773 पढ़ लिए, 1781 पढ़ लिए। 1781 में कुछ नहीं, क्यों नाम आपको याद रखना, संशोधनात्मक अधिनियम या अमेंडिंग एक्ट बोल सकते हो। अब 1781 के बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम आया जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरी तरह से दूर किया गया, वो अधिनियम का क्या नाम था, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया अधिनियम, यह भी नाम पूछा जाता है। जैसे 1773 का अधिनियम का क्या नाम है, रेगुलेटिंग एक्ट, उसी प्रकार 1784 अधिनियम का क्या नाम है, पीट्स इंडिया एक्ट। क्लियर हो गई बात। अब पीट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे सिंपल सा है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य थे, परिषद में सदस्य कितने थे बच्चा, 1773 अधिनियम के तहत 4 थे। तो इसमें कुछ नहीं किया गया, पहला काम यही किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य जो 4 थे उनको घटा के क्या कर दिया गया, 3। तो पहला पॉइंट आपको 1784 में याद हो गया, ठीक। कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटा के 3 कर दी गई, तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा अधिनियम है, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। और ये जो एक पद हटा, ये अब किसके अंतर्गत काम होने लगा, वो गवर्नर जनरल ने खुद अपने अंडर में ले लिया। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से यहां पर याद हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना क्यों की गई, इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि जो भारत में अंग्रेज अधिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमा कहां चलेगा, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा इंग्लैंड में जो कोर्ट की स्थापना की गई। यह किस अधिनियम के तहत, 1784 अधिनियम के तहत, ठीक। 1784 में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो क्या था, देखिए यहां पर आपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पढ़ाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो आपने अच्छे से पढ़ाई, जिसको संचालक मंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर बात। अब यहां पर 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के तहत एक नया सदस्य 6 सदस्यीय बना दिया गया मंडल, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको कहते हैं नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। और इस नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य थे, इसमें थे 6 सदस्य। तो आप देखें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कौन से एक्ट के तहत किया गया, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य, ये भी आपको बात समझ में आ गई। अब इसका गठन क्यों किया गया, तो आपको मैं बता दूं, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, जो संचालक मंडल था, वो सैन्य गतिविधि और राजनीतिक
और व्यापारिक सारे जिम्मेदारी उसके अंडर में थी, सबकी सूचना वो इंग्लैंड में पहुंचाता था, ब्रिटेन में। अब यहां पर दोनों अलग अलग इसलिए किए गए क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत क्या कर दिया गया, व्यापारिक मामले इसके अंतर्गत आ गए सारे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत क्या हो गया, राजनीतिक मामले आ गए। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार दोनों को दोनों क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों अलग कर दिए गए किस अधिनियम के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत राजनीतिक मामले आ गए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत व्यापारिक मामले आ गए। तो इस प्रकार आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब 1784 में बात कही गई कि जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल युद्ध, किसी भी भारतीय राजा से युद्ध या संधि करने से पहले किसकी अनुमति लेनी उसको आवश्यक हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेना उसको आवश्यक हो गई, गवर्नर जनरल को। वो इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बस इतना है, 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं 1793 का राजलेख या चार्टर। 1793 का राजलेख में क्या बात कही गई, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे सबसे ज्यादा भारतीयों को निराशा होती है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यहां पे लिख सकते हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो किस राजलेख से, या एक तरह से कह सकते हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। किस राजलेख से, 1793 का। अब यहां पे सबसे ज्यादा यही निराशा हो रही कि काम कर रहे हैं ये लोग कंपनी का और पैसा कहां से दिया जा रहा, इंडिया के राजस्व से। तो ये गलत बात है सरासर, ठीक है। तो 1793 का बस यही इंपॉर्टेंट है। अब 1793 से जो एक्ट आएंगे वो सारे के सारे कैसे आएंगे, वो 20-20 साल के अंतराल में आएंगे। तो 1773 इंपॉर्टेंट पड़े, 81 पड़े, 84 पड़े, यहां पर आप पढ़े 93। क्लियर हो गई बात। अब 93 के बाद जो अगला आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1813 का राजलेख। अब 1813 का राजलेख में क्या बात कही गई, इंग्लैंड में मांग उठने लगी थी कि कंपनी का जो व्यापारिक मामला है उसके एकाधिकार समाप्त किए जाएं, कि ये नहीं कि जो कंपनी हो गई वहीं के कर्मचारी हैं केवल वही व्यापार उन पूर्वी देशों के साथ कर सकते हैं, उसको समाप्त किया जाए। तो 1813 का राजलेख इस मामले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई, जब उस एकाधिकार कंपनी के समाप्त करने की बात कही गई, तो इस राजलेख के माध्यम से यही बात की गई, भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार समाप्त, कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार समाप्त। अब मतलब कोई भी कर्मचारी जो है वो व्यापार कर सकता था। क्लियर है बात। परंतु यहां पर एक बात जोड़ दी गई, परंतु चीन से व्यापार एवं चाय का व्यापार चलता रहेगा, मतलब इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। या एक तरह से कह सकते हो कि चीन से व्यापार एवं चाय का व्यापार पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, वो समाप्त नहीं किया गया। तो 1813 का राजलेख का पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है 1813 में, दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण यह है कि इंग्लैंड से
कुछ ईसाई धर्म प्रचारक को भारत भेजा गया। किस लिए? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्लियर बात? ईसाई धर्म प्रचारक का आगमन कहां पर? भारत में। किस लिए? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? तीसरा पॉइंट यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि जब एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, जो कंपनी थे उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसलिए अब इंग्लैंड के लोगों को, जो अधिकारी थे, उनको लगने लगा कि जो हमारे देश के कर्मचारी हैं वो अगर हमारे विरुद्ध हो रहे हैं और वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कंपनी के माध्यम से, जो कंपनी 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च करेगी। किसकी शिक्षा पे? भारतीयों के शिक्षा पे। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कौन से अधिनियम से? 1813 के अधिनियम से। तो 1813 में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और 1813 में किसी भी अंग्रेज कर्मचारी को भारत में आने जाने की छूट दे दी गई, परंतु लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार 1813 में आपको बस इतने याद रखने। अब 1813 में अगला पॉइंट यहां पर यही कहा जाएगा कि कंपनी का अधिकार भारतीय राज्य क्षेत्र पर अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। कहने मतलब 1813 से 1833 तक का उसका अधिकार और बना रहेगा। ठीक है? तो अब जो अगला अधिनियम आएगा वो कब आएगा? 1833 में। तो देखते हैं 1833 में क्या बात कही गई। ये सारे बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे कि भारत के साथ एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? 1813। आप आसानी से इन सबको बता सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे 1793 पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ लिए? 1813। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला 1833 का राजलेख। 1833 ईस्वी का राजलेख है, समझ जाइएगा। ठीक है? तो इसमें क्या बात कही गई? तो इसमें सबसे पहले तो बात यही समझिए कि व्यापार वाला मामला समझ लेते हैं। उसमें क्या किया गया था? चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार क्या था, उस पर एकाधिकार नहीं समाप्त किया गया था। तो जैसे ही 1833 का राजलेख आया, इसमें पहला पॉइंट यही कह दिया गया, चीन के साथ भी कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ भी व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है? कौन से राजलेख के तहत? 1833 के तहत। तो 1833 में पहला पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है, जो 1784 में गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 3 की गई थी। तो अब चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य बनाया गया। अब वो विधि सदस्य क्या बनाया गया तो देखते हैं। यहां पर एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन। क्लियर हो गई बात? अब जो ये विधि आयोग बना, ये किसकी अध्यक्षता में बना था? तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार 3 सदस्य पहले से ही थे। चौथे सदस्य के रूप में जो पद खाली चल रहा था उसमें एक विधि आयोग बना दिया गया, लॉर्ड मैकाले। तो यहां से ये पता चला कि प्रशासनिक, राजनीतिक और विधि कानून संबंधित सारे मामले क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार 1833 का राजलेख प्रस्तुत करता है भारत में सबसे पहले ब्रिटिशों द्वारा केंद्रीकरण का प्रयास किया गया, मतलब सब चीजें अलग अलग की गई। क्लियर हो रही बात?
तो 2 पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ गए। अब तीसरा पॉइंट 1833 सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया कि कोई भी दास प्रथा नहीं चलेगी, अब मतलब गुलामी नहीं होगी। ठीक है, दास प्रथा का अंत किस अधिनियम के तहत यह किया गया, याद रखिएगा 1843 ईस्वी में। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, दास प्रथा का अंत कब किया गया, 1843 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत यह भी कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद चला आ रहा था, गवर्नर जनरल का पद चला आ रहा था, ठीक है। अब जैसे पहले आपने देखा 1773 में गवर्नर से क्या पद बनाया गया, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल से अगला पद क्या बनेगा, अब यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल वो नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत कह दी गई बात कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बदल के ये अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो कहने का मतलब है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना यहां पर, तो वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम के तहत आया, 1833 के तहत। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो, पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपको यहां पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके अलग टेबल बननी, बड़े आसानी से आपको समझ में भी आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी यहां पर आप ये याद रखिएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद चला आ रहा था, अब वो केवल बंगाल का नहीं होगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। एक तरह से कह सकते हो आप, धीरे धीरे अंग्रेजों का पूरे भारतीय साम्राज्य पे कब्जा बढ़ा रहा था। क्लियर हो गई बात। तो ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से आपको 1833 में याद रखना है। 5वां पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, 5वां पॉइंट ज्यादा खास नहीं है। अब यहां पर सिविल सेवा जो परीक्षा होती है, सिविल सेवा परीक्षा का शुभारंभ किया गया। क्यों शुभारंभ किया गया, यहां पे मैं बात बताता हूं। देखिए, पहले जो जितने भी अधिकारी पद होते थे, उच्च पद होते थे, ये सारे पद की परीक्षा कहां होती थी, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। भारत में किसी भी भारतीय को पद नहीं प्राप्त हो पाता था। इसलिए इस एक्ट के तहत बात कही गई कि किसी भी वंश, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारतीयों को किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई। क्लियर हो गई बात। इसमें सिविल सेवा परीक्षा का शुभारंभ करने की बात तो कही गई, शुभारंभ किया भी गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। तो उम्मीद करते आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर मैं 6वां पॉइंट आपको बता दूं, लिखूंगा नहीं भी ऐसे। आपने 1813 में देखा था कि किसी भी अंग्रेज को भारत में बसने, व्यापार करने की अनुमति सबको दे दी गई, परंतु लाइसेंस लेना अनिवार्य। यहां पर लाइसेंस लेना भी अनिवार्य नहीं, पूरी तरह से अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अंग्रेज यहां पर भूमि भी खरीद सकते थे। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार आसानी से 1833 का राजलेख आपका समाप्त होता है। अब 1833 के बाद जो इंपॉर्टेंट राजलेख है वो है 1853 का राजलेख। और यहां पर भी वही बात कह दी गई कि भारतीय राज्य क्षेत्र पर या ब्रिटिश कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया जाता है। तो 1833 से 20 वर्ष कितने हो जाएंगे, 1853 का राजलेख आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो 1853 का राजलेख, तो यहां पर 1813 तक पढ़ लिए, 1853 देख लेते हैं। और
अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित होने वाला सबसे अंतिम राजलेख कौन सा था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, क्योंकि अब जो 1858 से स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएंगे शासन अधिनियम, क्योंकि मैंने बताया वो किस कारण, क्योंकि 1800 ऐसे आता तो 1873 में, लेकिन 1857 में भारतीयों के द्वारा जो क्रांति कर दी थी, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, उसके फलस्वरूप अंग्रेज सजग हो गए और उन लोगों ने कंपनी के ये सारे नियम कानून बंद करके सीधा शासन कहाँ पर ले लिया, अपने हाथों में, डायरेक्ट इंग्लैंड में चला गया। इसीलिए वहां पर ताज शासन के अंतर्गत अधिनियम पारित होने लगेंगे। तो 1853 का राजलेख सबसे पहली बात यही करता है कि यहां पर सबसे बड़ी बात जो कही गई, यहां पर विधायी और प्रशासनिक दोनों परिषद को अलग अलग कर दिया गया। सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक का जितने भी कानून बनाने वाले और कानून लागू करने वाले एक ही थे, परिषद थी। अब वहां पर विधायी तथा प्रशासनिक परिषद को अलग अलग कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर सिविल सेवा परीक्षा का शुभारंभ करने का प्रयास कह सकते हो, क्योंकि समाप्त हो गया था तो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन 1853 में क्या हुआ, सिविल सेवा परीक्षा का शुभारंभ पूरी तरह से कर दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा का शुभारंभ या शुरुआत कर दी गई। अब इसमें कोई भी भारतीय उच्च पद पर जा सकता था। क्लियर हो गई बात। अब सिविल भारतीयों के संबंध में, मतलब कहने वाला भारतीयों के संबंध में सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित एक समिति बना दी गई। सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित वो समिति 1854 में किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करते हैं आपको 1853 में ये 2 पॉइंट याद रहेंगे और यही 2 पॉइंट जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको 1800 वहां पे 13, यहां पे 33 और ये 53, तो इतने सारे आपको पॉइंट याद हो गए। ठीक है, पॉइंट भी याद हो गए, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब बच्चा हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे ताज शासन के अंतर्गत पारित होने वाले अधिनियम। अब यहां पे एक तरह से भी कह सकते हो अंतिम राजलेख है, ये अंतिम राजलेख ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, और यहां से राजलेख की समाप्ति हो जाएगी। राजलेख जिसको कहते हैं इंग्लिश में चार्टर। अब इसके बाद शासन अधिनियम आएंगे, शासन करने के दृष्टि से सारे नियम कानून बनाए जाएंगे। तो यहां पर पूरे के पूरे आपको अच्छे से हमने बता दिए। ठीक है, अब बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जब 1858 आप पढ़ोगे तो गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल के वायसराय कर दिया जाएगा। जो भारत के प्रथम वायसराय होंगे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रकार आपके 4 पद यहाँ पे बिल्कुल अलग से हम टेबल बना के तैयार करा दिए। किसी भी चीज़ की आप तैयारी करो तो उसके टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ये हम आपको याद कर रहे हैं, बिल्कुल क्रम से आपको याद होता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने रिव्यू दीजिएगा कि कैसे आपको समझ में आया और अच्छा लगा। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मैं 2 प्रश्न नहीं पूछूंगा। आज आपको अनुसूची और भाग जो आपने पढ़े हैं उनमें से किन्हीं भी 2 प्रश्नों के आंसर हर बच्चा अलग अलग दे देगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन, बिना चीटिंग किए हुए। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।